इन दिनों मेरी खालाजाद बहन दर्दाना के हालात ठीक ना थे। तभी वो मेरी बाजी के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने हमारे घर आया करती थी। जिस कॉलेज में दर्दाना पढ़ती थी, इसके करीब ही एक और कॉलेज था जहाँ मैं पढ़ने जाया करती थी। हम दोनों कभी कॉलेज के रास्ते में मिल जाते तो साथ ही घर आ जाते। एक रोज मैं कॉलेज से घर लौट रही थी कि रास्ते में दुर्दाना जाती नजर आई, लेकिन वो अकेली ना थी। मेरी बच्ची के भाई फिरोज इसके साथ थे। मैं इन दोनों को इकट्ठे जाते देखकर हैरान रह गई। इसके बाद अलिफ कसर ही मैंने ये नज़ारा देखा। जो नहीं छठी के बाद कॉलेज से निकल घर के रास्ते होती, मुझे दुर्दाना फिरोज के साथ जाती दिखाई दे जाती। कई बार ऐसा भी हुआ कि ये दोनों एक साथ ही हमारे घर आ जाते। दोनों ही रिश्तेदार थे, हमारे भी और आपस में भी। तो किसी ने इस मामले को हुआ ना दी, हालांकि सभी को मालूम था कि ये दोनों अक्सर बाहर मिलते हैं। हम सब घर वाले यही समझते थे कि गालिबन दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तभी मिलते हैं। इन मुलाकातों की नौयत हमें मालूम नहीं थी, मगर फिरोज कभी दुर्दाना के घर नहीं गए थे, जबकि वो बच्ची से मिलने हमारे घर आते रहते थे। सबसे बातें करते, हंसी मजाक करते, लेकिन मैं उनसे बात नहीं करती थी। वो खुद मुखातिब होते तो बात कर लेती। एक रोज वो दुर्दाना के बारे कहने लगे कि मुझे इस बेचारी के हालात पर अफसोस होता है। जब से इसके वालिद फौत हुए हैं, उनकी गुजर बिसर बहुत मुश्किल से होती है। तब मैंने पूछ ही लिया कि क्या आप दर्दाना को पसंद करते हैं? कहा, बिल्कुल नहीं। ये तुमने कैसे सोच लिया? हमदर्दी होना और बात है और पसंद करना अलग बात है। सच कहूं तो मैं तुम्हें पसंद करता हूं। अगर इजाजत दो तो तुम्हारे वालिदैन से तुमको मांग लो। मैंने कोई जवाब ना दिया। शर्मा कर उनके पास से उठकर अपने कमरे में चली गई। फिरोज ने इस अदा को मेरी रजामंदी समझा और रिश्ते के लिए मेरे वालिदैन से बात कर ली। अबू ने नीम रजामंदी का इजहार किया। गो अज़बान बातचीत की हो गई। कुछ दिनों बाद चची की कोशिश से मेरी मन्नी फिरोज से हो गई। यूं हम दोनों भी कभी कभार बाहर मिलने लगे। मैं कॉलेज से छुट्टी के बाद थोड़ा सा वक्त उसके साथ बाहर गुजारने की। यूं ही साल बीत गया। जब फिरोज मिलते, कहते कोशिश कर रहा हूं कि अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊं तो तुमको बया कर घर ले जाऊं और दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूं। मन्नी के बाद मैं भी फिरोज को पसंद करने लगी थी। बिलाशुबा वो बावकार और पर एतमाद शख्सियत के मालिक थे। वो अपनी बात के पक्के और कौल के नीचे थे, और ऐसे लोग कम ही होते हैं। मैं उन्हीं खूबियों की वजह से फिरोज पर नाजा थी। उनके फाइनल इम्तिहान ख़त्म हो चुके थे, लिहाजा वो अपने घर वालों से मिलने चले गए और 2 माह बाद लौटे। फैरविज जब वापस आए तो मेरे घर वालों और मेरे लिए बहुत से तोहफे लाए, लेकिन दर्दाना के लिए कोई तोहफा ना लाए। इस रोज़ वो हमारे घर बैठी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। उसने फिरोज से हम कलाम होना चाहा, मगर उन्होंने इसे कोई लिफ्ट ना दी। मजाक करना चाहा तो भी फिरोज ने इसको रुखेपन से नज़रअंदाज कर दिया और तमाम वक्त इसके साथ कोई बात ना की। अब वो रोज़ आने लगे, मुझसे बातें करते। दर्दाना मौजूद होती तो इससे हम कलाम ना होते। तब मुझे उनका ये रुखापन बड़ा अजीब लगता। अक्सर कॉलेज से वापसी पर दुर्दाना मुझको फिरोज के साथ जाते हुए देखती। तब इसका मुंह उतर जाता, चेहरा धुआं धुआं हो जाता। आखिरकार रकाबत ने इसके अंदर ऐसी आग को जन्म दिया कि वो इसमें खुद ही जल जल कर राख होने लगी। वो खामोश थी, मगर उसके अंदर खतरनाक किस्म की रकाबत पिल रही थी। इसने मेरी बड़ी बहन से दोस्ती कर ली और उनके करीब हो गई। बाजी बेहद सादा लो खातून और दूसरों की बातों में भी जल्द आ जाती थी। हमारे घर बच्चों को पढ़ाने के बहाने तो वो रोज ही आया करती थी। अब वो ज्यादातर बाजी के पास बैठी नजर आने लगी। बताती चिल्लों के मेरे वालिद और बाजी के ससुर आपस में सगे भाई थे। यूं उनका घर हमारे घर के साथ ही था। जब बाजी की शादी हुई तो अबू ने बीच की दीवार भी निकलवा दी ताकि बेटी और उसके बच्चे आंखों के सामने रहे। जब मैं देर तक दुर्दाना को बाजी से बातें करते देखती तो मेरी समझ में ना आता कि वो उनसे कौन से ऐसे हाल अहवाल करती है कि उनकी बातें ख़त्म नहीं होत। दर्दाना दरअसल मेरी और फिरोज़ की मन्नी से इतनी ज़ख्म खुर्दा हो गई थी कि वो झूठी झूठी बातें करके बाजी को फिरोज़ के खिलाफ कर रही थी। इसने उनको बताया कि फिरोज़ अरसा तक इसे मोहब्बत का झांसा देता रहा और फिर उसकी इज्जत को ताराज करके मुंह फेर लिया है।
उसने मेरी बहन को ये भी बता दिया कि मैं कॉलेज से छुट्टी के बाद अपने मंगेतर से मिलती हूँ। खैर ये बात तो सही थी, लेकिन पहली वाली बात सही ना थी, बल्कि इसने फिरोज पर सरासर बहतान लगाया था। ये बात मुझे बाद में फिरोज ने बताई थी। रफ्ते रफ्ते बाजी फिरोज से बदजन होने लगी। वो उसे एक गलत आदमी समझने लगे और दर्दाना की बातों पर यकीन करके उसको मजलूम और फिरोज को जालिम समझ बैठे। वो अब मुझे अपने मंगेतर से मिलने से मना करते। मैंने तभी फिरोज से मिलना कम कर दिया। खैर ये बात तो ठीक थी, लेकिन मेरी बहन इसरार करती कि तुम फिरोज से बिल्कुल हट जाओ, इससे ना मिलो, बात भी मत करो। वो बात करे तो बेरुखी इख्तियार कर लो। जहां तक रह गई शादी की बात, तो अगर होना होगी हो जाएगी। दरअसल अजी फैज़े को एक बुरा इंसान समझकर मीरा शत्ता इससे ख़त्म कराने का सोच रही थी। ताहम खुलम खुला मुखालफत बच्ची की वजह से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो उनकी सास थी। बाजी अंदर ही अंदर मेरा टिंटुअत बातें के फिरोज से ना मिल, वरना मैं अबू से कह के तुमको कॉलेज से निकलवा दूंगी, और तालीम तो मैं किसी तौर छोड़ना ना चाहती थी। लिहाजा मजबूरी ने फिरोज से मिलना और बात करना बिल्कुल तर्क कर दिया, क्योंकि दुर्दाना साय की तरह हम दोनों के पीछे लगी थी। ये मेरी और फिरोज की ख्वाहिश थी कि मैं खूब पढ़ूं। अब मैंने फिरोज से रूखा रवैया इख्तियार कर लिया, क्योंकि ये मेरा फाइनल ईयर था। तभी मैं कोई अड़चन ना चाहती थी कि दर्दाना की साजिश का शिकार होकर इम्तिहान देने से रह जाऊं। फिरोज को उन सब बातों का कुछ इल्म ना था, तभी वो काफ़ी परेशान रहने लगे थे। बाजी ने अम्मी को दर्दाना की कही बातें बताएं तो वो भी फिरोज से बदजन हो गई। उनका ख्याल था पहले अच्छी तरह इसके और दर्दाना के गुजरे मरासिम बारे छानबीन कर ली जाए, फिर मंगनी को पक्का समझा जाए। उम्मी ने मुझसे कहा, फिरोज ने माजी में दुर्दाना से चक्कर चलाया था, बेहतर होगा कि तुम इससे शादी से इनकार कर दो ताकि हम तुम्हारी चीज से बुरे ना बने, वरना उनसे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। ये बात मैंने फिरोज से कही। वो बहुत परेशान हो गया। बाजी ने भी कई बार मुझसे यही बात कही, लेकिन मैं चुप रही। इनकार किया ना इकरार में अबू की जानिब देख रही थी, क्योंकि औरतों ने बातें उनके कानों में भी पहुंचा दी थी, लेकिन वो मुतहम्मिल से काम ले रहे थे। कहा कि मुमकिन है दुर्दाना फिरोज पर इल्ज़ाम लगा रही हो। उनको ऐसा ही लग रहा था। वो एक जहां दीदा आदमी थे। जल्दबाजी में मंगी तोड़ने का ऐलान करके भाई भाई को नाराज नहीं करना चाहते थे। घर का माहौल ऐसा हो गया कि मुझे खौफ आने लगा, कहीं उम्मी आबाजी फिरोज की बेइज्जती ना कर दे। एक रोज जब वो हमारे घर आए तो मैंने मौका पाकर उनसे कहा कि आप यहाँ मत आया करें। कहने लगे, बाहर नहीं मिलती हो, घर इसलिए आता हूँ कि यहाँ मिल लूँ, तुमसे बात कर लूँ। मैंने इल्तिजा की मुझसे ना मिलाकर। हमारी मंगनी तो हो चुकी है, अगर किस्मत में शादी हुई तो मिल ही जाएंगी। वो अफसरदा हो गए। मुझसे ना मिलने की वजह पूछी। मैंने कोई वजह ना बताई, बस यही कहा कि आप मुझसे ना मिला करें। इसके बाद भी वो घर आए। मैं ना मिलती, बल्कि उनको देखते ही पड़ोस में चली जाती। सबसे ज्यादा मुझे अपनी बाजी का खौफ था, जिन्होंने देमुकी दी थी, अगर तुम्हें मैंने फिरोज से बात करते देख लिया तो कॉलेज से निकलवा दूंगी। मैं तो बाजी के खौफ से ऐसा कर रही थी, और फिरोज समझ रहे थे कि मैं उनसे नफरत करने लगी हूँ। जब किसी की मंगेतर इस तरह का रवैया इख्तियार कर ले तो वो आदमी क्या कुछ सोचने पर मजबूर ना होगा, और यहाँ तो सारी जिंदगी का सवाल था। फिरोज मुझसे सिर्फ एक बार बात करने और गलत फहमी दूर करने की खातिर कॉलेज के तमाम रास्ते मेरे पीछे आए, लेकिन मैं बात न करती। शायद मैं भी उनको दुर्दाना का पुराना आशिक, फिर इसका गुनाहगार और मुजरिम समझ रही थी। मेरे दिल में भी इस शक की बना पर दरार आ गई थी। वो मेरी खालाजाद बहन की इज्जत के कातिल हैं। उनसे बात न करने का एक मकसद ये भी था कि वो मेरी इस हरकत से तंग आकर खुद ही मुझसे मिलने ना आएंगे। मैं सुकून से सालाना इम्तिहान दे लूंगी और बाद में जो किस्मत में होगा देखी जाएगी। बेकरार फिरोज को मगर कब चीन था। एक रोज कॉलेज से निकलते हुए उन्होंने रास्ते में मुझको घेर ही लिया। कहा कि एक बार मेरी बात सुन लो, चाहे फिर उम्र भर बात न करना। तभी मैं ठहर गई, इस वजह से भी कि कहीं लोग हमारी तरफ मुतवज्जे ना हो जाएं। फिरोज ने कहा, आज वजह बता दो कि तुम क्यों मुझसे बेरुखी बरत रही हो, चाहे फिर मुंह फिर मंगनी तोड़ लेना। मैंने उनसे सवाल किया,
क्या आप माजी में दुर्दाना को चाहते थे? अगर ऐसा है तो मैंने सोचा कि मैं अपनी खालाजाद बहन की खुशियों को मुंतशिर ना करूंगी ताकि आप उसकी तरफ लूट जाएं। वो बहुत अपसेट है। अर्शिया, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम वाकई समझती हो कि मैंने तुम्हारी खालाजाद को धोखा दिया है? हाँ, ऐसा ही समझती हूँ। आपने इसकी इज्जत खराब की है तो अब आपको उसे अपनाना ही होगा। मेरे जहन में बस यही उलझन है और यही मेरे घर वालों के जहन में भी है। मेरे गुनाह का कोई सबूत है? फिरोज ने कहा। आपके गुनाह का कोई सबूत नहीं है, इसीलिए तो सब खामोश हैं। फिरोज हैरत में थे, जैसे सकता हो गया हो। थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब तक दीवाना ले लूं तो मुझे इस वक्त तन्हा छोड़कर मत जाना। अच्छा ठीक है, आप दवाई ले लें। मैं यही हूँ। सामने मेडिकल स्टोर था। ये उनके भाई की दुकान थी। वो जल्दी से जाकर दवाई ले आए और दुकान से निकलते ही टिकसी ले ली। टैक्सी में बैठ कर आए। बोले, टैक्सी में बैठ जाओ, मैं दो अपीलूं। इसके बाद जहां तुम कहोगी उतार दूंगा। वो रस्ते में कहते रहे, क्या वाकई तुम मुझे बुरा समझती हो? क्या कभी मुझे से ना मिलोगी? क्या हमारी मंगनी टूट जाएगी? और मैं कहती गई, हाँ हाँ, नहीं मिलूंगी। मुझे मालूम न था कि मेरी इस हाँ से उनके दिल पर क्या गुजर रही है और इसका क्या अंजाम होने वाला है। टैक्सी मेरे घर की तरफ जा रही थी। फिरोज बोले, अर्शिया, मेरी तबीयत वाकई खराब होती जा रही है। 2 जुलाई हैन पी लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। आज के बाद तुम वाकई ना मिलोगी। आखिरी बार पूछ रहा हूं। नहीं मिलूंगी, ए मजबूरी है। मैंने जवाब दिया। अच्छा तो एक ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, इसे पूरी कर दो। ये दवा तो मुझे अपने हाथों से पिला दो। मैंने कहा, ठीक है, और एक जगह टैक्सी रोक कर मैंने अपने हाथों से दवा फिरोज को पिला दी। दवा पीने के चंद मिनट बाद ही उनका चेहरा अजीब सा हो गया। परेशान थी कि उनके मुंह से झाग आना क्यों शुरू हो गया। क्या उन्होंने गलत दवाई ले ली थी? मैं रोने लगी। फिरोज, आपको क्या हो गया? आप ठीक हो जाए, मैं ये मंगनी नहीं तोड़ूंगी। वो बोले, आखिरी वादा करो। जब कुछ देर बाद में इस दुनिया में ना रहूंगा, तुम किसी को ये मत कहना कि ये दवा तुमने मुझे अपने हाथों से पिलाई थी। ये कहकर उन्होंने चलती टैक्सी से दवा की खाली शीशी सड़क पर फेंक दी, जो करते ही टूट गई। टैक्सी वाला अच्छा इंसान था। उसने मेरी मदद की। कहा कि बीबी, लगता है उन्होंने खुद अपनी जिंदगी का खात्मा करना चाहा है। दो अभी खुद लाए हैं। बेहतर है कि उनको वक्त ज़ाय किए बगैर हम फौरन अस्पताल पहुंचा दें। बरवक्त तिब्बी इमदाद मिलने से उनकी जान बच जाएगी। मैंने भी इस वक्त कोई दूसरी बात न सोची, क्योंकि मैं हर हाल में फिरोज को जिंदा देखना चाहती थी। टैक्सी ड्राइवर की मदद से उनको इमरजेंसी में ले गए, मगर बरवक्त तिब्बी इमदाद मिलने के बावजूद उनकी जान न बच सकी। उनकी अपनी जज्बाती गलती से जान तो गई, लेकिन उन्होंने ये ना सोचा कि उनके बाद उनकी कातला की हैसियत से मुझे कितने किश्त से गुजरना पड़ेगा। जाहिर है अस्पताल तो मैं ही उनको लेकर गई थी। मेरे बयान के साथ टैक्सी वाले का भी बयान लिया गया। उसने मनोवान वही बताया जो टैक्सी में हमारी गुफ्तगू सुनी थी। कोर्ट कचहरी का मरहला तो अलग, मेरे घर वालों ने भी मेरे साथ हिकारत का बर्ताव किया। अब तो दर्दाना भी बहुत पशेमान थी कि इसने नाहक फिरोज की जान ली। इसका इरादा तो सिर्फ फिरोज और मुझसे जुदाई दिलवाना था। जान लेने का तो इसका इरादा न था। इसने बाजी को रू कर असल बात बता दी कि वो गुर्बत से परेशान थी और फिरोज ने इसे मुंहबोली बहन बनाया हुआ था, क्योंकि दोनों एक महल्ले में रहते थे। फिरोज और उसके घर वाले दुर्दाना के ख़राब माली हालात से बखूबी वाकिफ़ थे, तभी वो उनकी मदद करते रहते थे, लेकिन किसी को बताते न थे, यानी अपनी नेकी का ढंडोरा नहीं पीटते थे। जब फिरोज ने मुझे पसंद कर लिया तो दर्दाना के दिल में रकाबत का जज्बा पैदा हो गया। वो इससे शादी की ख्वाह हो गई। इसने फिरोज से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया तो उनको इस लड़की ये बात पसंद ना आई और उन्होंने इसको ढिठाई से जवाब दिया। तब वो भी उनकी खुशियों की दुश्मन हो गई। अस्पताल से ही केस पुलिस की तहवील में चला गया।
टैक्सी ड्राइवर की गवाही से भी मेरी जान न छूटी। ये तो भला हो पाकिस्तान की करेंसी का, जो पुलिस वालों को कितनी भली लगती है कि असल कातिल भी छूट जाते हैं। मैंने तो फिर कत्ल न किया था। बहरहाल करेंसी ने काम दिखाया और बात बढ़ने से कबल ही पुलिस स्टेशन में ख़त्म हो गई। करेंसी ने मुझे सज़ा और रुसवाई से तो बचा लिया, लेकिन आज 50 बरस गुजर जाने के बाद भी यूँ लगता है जैसे मैं अपने ज़मीर की जेल में कैद पशेमानी की सलाखों के पीछे कैद की सज़ा भगत रही हूँ। ये काश मैंने इसको ये ना कहा होता कि तुमसे कभी ना मिलूंगी। इस एक जुमले की वजह से क्या बताओ है कि अब भी मेरा दिल कितना वीरान है। फिरोज़ ने ये जुमले कहने की मुझे कितनी कड़ी सज़ा दी है। उम्र ही अब मुझे उम्र कैद लगती है। मैंने अभी तक शादी नहीं की, जबकि 67 साल उम्र होने आई है। शादी की उम्र तो निकल चुकी, लेकिन मैं आज भी इस गम से नहीं निकल सकी जो गम अपने जज्बात के हाथों खुद को कत्ल करके फिरोज़ मेरे दिल के दामन में डाल गया है।